चलिए जी, गवर्नमेंट ऑडिट के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम गवर्नमेंट ऑडिट के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑडिट का स्कोप बहुत वाइड है और गवर्नमेंट ऑडिट का स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बहुत हाई लेवल पे चली गई है। हमने कल पढ़ा था कि आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज का स्केल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए गवर्नमेंट ऑडिट का स्केल भी काफी बड़ा हो चुका है। जो ट्रेडिशनली गवर्नमेंट ऑडिट होती थी उसमें एक्सपेंडिचर ऑडिट पे ज्यादा फोकस करते थे हम या रिसिप्ट ऑडिट पर? एक्सपेंडिचर ऑडिट पे ज्यादा फोकस करते थे, बट डे बाय डे ऐसा महसूस हुआ, स्कैंडल्स हुए रिसिप्ट साइड में, तो आज के टाइम में ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो गई है। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में ट्रेमेंडस पार्ट की वजह से आज गवर्नमेंट ऑडिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ऑडिटर के लिए भी बहुत ही अच्छा ये एरिया है जहां पर वो अपने देश की सेवा कर सकता है इनडायरेक्टली। देश की सेवा के लिए जरूरी नहीं कि हम सीमा पे खड़े, ठीक है, बॉर्डर्स पे खड़े होकर ही देश की सेवा नहीं होती, देश के अंदर रहकर भी देश की सेवा हो सकती है। और इससे बड़ा और बढ़िया काम तो कोई हो ही नहीं सकता कि आपको गवर्नमेंट के घोटाले पकड़ने हैं, भ्रष्ट मंत्रियों को पकड़ना है, आपको सामने लाना है उन लोगों को जो कि गवर्नमेंट के पैसे को मिसयूटिलाइज करते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको ये सब करने को मिल रहा है। तो ये सारी गवर्नमेंट ऑडिट जो है ये रहती किसके हाथ में है? सर, ये गवर्नमेंट ऑडिट जो है ये एक प्रोफेशनल के हाथ में रहती है जिसे हम कैग बोलते हैं, और कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ये थे कि अकाउंटिंग सुधरे, पब्लिक फंड्स की, गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है या नहीं है पता चले, और करेक्टिव एक्शन टाइमली स्टार्ट हो। और इन सब की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ऑडिट की जिम्मेदारी कैग के ऊपर है। कैग जो है वो भारत के सबसे बड़ी संवैधानिक अथॉरिटीज में से एक है, जिनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जिनको रिमूव करने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। संसद के दोनों सदनों में आपको 2/3 मेजोरिटी से ये पास कराना पड़ता है। कैग का टेन्योर 6 इयर्स होता है और कैग की सैलरी, ड्यूटीज, पावर्स कैग एक्ट 1971 में प्रिस्क्राइब है। कैग जो होता है उसके साथ कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स का फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि क्या रहेगा, और जो कैग की रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पेश की जाती है। कैग की ड्यूटी जो कल हमने स्टार्ट किया था, जिसे अब हमें आगे बढ़ाना है, कैग की ड्यूटीज में पहला पॉइंट था बेटा, कंपाइल एंड द सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। टोटल 7 ड्यूटीज। आस्था लाइन वाइज सुना दो जरा सातों ड्यूटीज। Compile and submit accounts of union and state, general provisions relating to audit, audit of receipts and expenditure, audit of grants or loans, audit of receipts of union and states, audit of accounts of stores and inventory, audit of government corporations and companies. ठीक है, ये 7 जो ड्यूटीज है कैग की, ये हमारे कैग एक्ट 1971 में प्रिस्क्राइब की गई है। तो कैग की ड्यूटीज क्या होती है? बड़ा ही फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन है। कैग की ड्यूटीज बताइए। तो आपको कहना है कैग की प्रथम ड्यूटी है कि वो अकाउंट्स की कंपाइलेशन में हेल्प करेगा। ये बड़ा अजीब है कि हम जिससे ऑडिट करवा रहे हैं उसी से अकाउंट्स का कंपाइलेशन चाह रहे हैं, बट ये कैग की पहली ड्यूटी है कि कैग अकाउंट्स के कंपाइलेशन में हेल्प करेगा। कंपनी ऑडिट में हमने कहा था कि जो पर्सन अकाउंट्स बनाएगा वो ऑडिट नहीं करेगा, क्योंकि जो पर्सन अकाउंट बनाएगा अगर वही ऑडिट करेगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट का सामना करना पड़ता है, जिसको नहीं हम काबू कर पाते। इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है हमारे अंदर, इतने हम नहीं होते सेल्फ कंट्रोल, इतने हम नहीं ईमानदार होते कि अपनी गलतियां खुद ही सुना दे, और वो भी पब्लिकली सुना दे। तो इसलिए हमने कंपनी लॉ में तो मना किया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैग जो ऑडिटर है वो अकाउंट्स को कंपाइल करवाए। देखते हैं ये ड्यूटी क्या कहती है। कैग शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। कैग की जिम्मेदारी है कि वो अकाउंट्स कंपाइल करवाएगा राज्यों के, केंद्र के और यूनियन टेरिटरी के। ठीक है, किससे ये कंपाइलेशन होगा? फ्रॉम द इनिशियल और द सब्सिडरी अकाउंट। जो इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स तैयार होते हैं इनके, उससे ये सब किया जाएगा।
इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट से आप अकाउंट्स को फाइनलाइज कराएंगे कैग, और आपको ये इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट कहाँ से मिलेंगे? वेरियस ट्रेजरीज। ट्रेजरीज का मतलब जो पैसा इकट्ठा करती है सरकार के बिहाफ पर, ऑफिसीज और डिपार्टमेंट, ठीक है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, खर्च करते हैं, उनके यहाँ से इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स बनते हैं, और उन इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट से कैग हमारे फाइनल अकाउंट्स कंपाइल। कैग शेल फ्रॉम द अकाउंट कंपाइल्ड बाय हिम और बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन दैट बिहाफ। कैग जो अकाउंट्स उसने खुद कंपाइल किए हैं, या फिर कैग ने जो अकाउंट्स कंपाइल करवाए किसी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी से, कैग क्या करेगा? कैग प्रिपेयर करेगा इन ईच अकाउंट। जो अकाउंट्स आपने कंपाइल किए उसमें आप क्या प्रिपेयर करेंगे? आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, शोइंग अंडर रिस्पेक्टिव हेड एनुअल रिसिट एंड डिसबर्समेंट। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स से कितनी रिसीट, डायरेक्ट टैक्स का जो पैसा है वो कितना आया, ठीक है, और ये पैसा जो है ये किस किस अथॉरिटी को कितना कितना ट्रांसफर किया गया, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, ऐसा हर हेड के रिगार्डिंग आपको करके देना है। यानी कि आपको फाइनल अकाउंट तैयार करने के साथ साथ, ठीक है, आपको रिस्पेक्टिव हेड्स के अकाउंट्स भी तैयार करने हैं, और रिस्पेक्टिव हेड्स के जो अकाउंट आपको तैयार करने हैं उसमें बताना है कि इस रिस्पेक्टिव हेड में एनुअल रिसिट कितनी आई और डिसबर्समेंट कितनी। ये आपको हर यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करने हैं, एंड आप ये अकाउंट्स बनाकर मिस्टर कैग सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट या गवर्नर को, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को। सेंट्रल अकाउंट्स आप सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट के अकाउंट आप प्रेजेंट करेंगे, सबमिट करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट को, और जो आपकी यूनियन टेरिटरी के अकाउंट है वो वहां के एडमिन को आप प्रेजेंट करेंगे, as the case may be, on or before such date as he may with the concurrence of the government concerned determined। और ये अकाउंट्स किस तारीख तक तैयार हो जाएंगे ये कैग और रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी, ठीक है, कि किस तारीख तक कंपाइलेशन का काम पूरा हो जाएगा। दोनों की सहमति से ये सब डिसाइड। अबाउट द डेट, किस तारीख तक के काम, तो कैग की ड्यूटी बनती है कि वो कंपाइल करवाए अकाउंट्स यूनियन के, स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के। कहां से कंपाइल करवाए? जो इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट उसको प्राप्त हुए नीचे के ट्रेजरी से, वेरियस डिपार्टमेंट से। ये जो ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें एंट्री ऑपरेटर बैठे होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये ना क्या करते हैं, जो भी एंट्री होती है उसको डाल देते हैं, बट इनको पता नहीं होता उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, वहां पे उसकी अकाउंटिंग एंट्री की जाती है। कैग का काम है कि वो इन अकाउंट्स से फाइनल अकाउंट्स तैयार करवाए, और जो बड़े हेड हैं इनकम के और एक्सपेंडिचर के, उनमें कितना पैसा आया, कहां से आया और कहां गया, वो सब तैयार कर, और फिर अकाउंट्स बनाकर वो सबमिट कर। बट द कैग एक्ट 1971 हैज प्रोविजन फॉर relieving him of this responsibility to give information and render assistance to the union and state। कैग एक्ट ने लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी है, और कैग एक्ट कह रहा है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपाइलेशन की है वो छोड़कर जस्ट वो इंफॉर्मेशन और सहायता देनी है राज्य और केंद्र को जो वे मांगे। एक तो पहले आप अकाउंट्स कंपाइल करते थे, और एक अब आप कंपाइल नहीं करते, अब राज्य और केंद्र खुद कंपाइल करते हैं। बस वो अगर आपसे कोई सहायता मांगे तो आपको सहायता देनी। कहां पे आपका काम कम हो जाएगा मिस्टर कैग, कहां पर आपका काम कम हो जाएगा? खुद अकाउंट्स कंपाइल करना या सहायता करना? क्या पे सहायता देनी है सर? सहायता देनी है, ठीक है। मैंने कहा अरविंद आप ना ये काम करो, ये 3 घंटे का पेपर लिखो, ठीक है, और जहां पर मेरी जरूरत तो बता। अरविंद ने मुझे 4 बार फोन किया, 2 बार मैंने फोन उठाया नहीं, 2 बार उठा के साइड में रख दिया, खत्म बात, ठीक है। तो ये सहायता कर दी मैंने। एक मुझे तैयार करने पड़ते तो मैं फंस जाता, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता। कैग shall in so far as account for compilation or keeping of which he is responsible enable him so do give to the union government or the state government
or the government of union territory such information as they require from time to time and render such assistance in preparation of annual financial statements as they may reasonably ask for। कह रहे हैं जी कैग जो है अब उसे अकाउंट्स कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, उसे फाइनल अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी राज्य, केंद्र सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नमेंट कैग से सहायता मांगती है, इंफॉर्मेशन मांगती है, कोई सूचना मांगती है, कोई हेल्प मांगती है, तो कैग उसकी करेगा, ठीक है। और कैग जो है उसको ऐसा असिस्टेंस देगा फाइनल अकाउंट्स बनाने में जो कैग को रीजनेबल लगे, जो कैग को लॉजिकल लगे कि भी हाँ यहाँ तो मेरी जरूरत है, मुझे लगा ही नहीं कहीं पर मेरी जरूरत है तो मैं क्यों सहायता करूँ, मुझे लगेगा मेरी जरूरत है तो मैं सहायता करूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं सहायता करूंगा। बाकी फाइनल अकाउंट्स बनाना आज की डेट में कैग की ड्यूटी है या नहीं? नहीं है। नहीं है सर। तो ये ड्यूटी होती थी अकाउंट्स कंपाइलेशन की। अब ये क्या बन चुकी है? टू गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस टू द यूनियन एंड स्टेट व्हेनेवर दे डिमांड सो एंड व्हेनेवर, ठीक है, ही फाउंड दैट इट इज रीजनेबल टू डू सो, ठीक है। और इसके लिए वो अपने आप को अपडेट भी रखेगा। इनेबल हिम टू डू का मतलब वो अपने आप को अपडेट रखेगा। लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, ये दूसरी ड्यूटी है कैग की, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। कैग को चेक करना है कि सारे खर्चे जो भी हुए हैं, कैग की ड्यूटी है कि वो ऑडिट करे और रिपोर्ट करे उन सारे खर्चों पर, जो खर्चे कहां से हुए हैं, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, एंड ascertain whether the money shown in the account as having been खर्च दिया were legally available for that खर्चा। कैग की ड्यूटी बनती है ऑडिट करे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो हुए हैं, स्टेट में से हुए हैं, यूनियन टेरिटरी के कंसोलिडेटेड फंड में से जो हुए हैं, और असरटेन करे, चेक करे कि जो मनी शो किया गया है, खर्च दिया गया, क्या वो खर्च करने के लिए उपलब्ध था, यानी कि क्या उसकी बजटिंग की गई थी, क्या उसके लिए पहले बजट बनाया गया था। गवर्नमेंट के खर्चे थोड़े से होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, एक आधे डिपार्टमेंट है या आधा डिपार्टमेंट है सर, डिपार्टमेंट है, बहुत सारे खर्चे हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कि गवर्नमेंट को खुद को ही नहीं पता कि मेरे कितने डिपार्टमेंट है। अगर भी सारे डिपार्टमेंट मनमाने तरीके से खर्चा करने लग जाएंगे, बिना बजट लिए वो खर्चा करने लग जाएंगे, तो अनप्लैंड हो जाएगा सब कुछ, और अनप्लैंड हो गया तो गवर्नमेंट कबाड़ बेचने की हैसियत पे आ जाएगी, कबाड़ी बन। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ऑडिटर चेक करे कि जो भी खर्चे हुए हैं, जो दिखाए गए हैं कि खर्चे हुए हैं, क्या उनके लिए बजट जारी किया गया था या बिना बजट जारी किए, ठीक है, आपने जो अन्य सोर्स थे रिसिप्ट के उससे खर्च कर डाले। आपको किसने इजाजत दी गवर्नमेंट के रेवेन्यू को छेड़ने की? आपने किससे पूछकर? मान लो इनकम टैक्स वालों के पास बहुत सारा पैसा आता है, उन्होंने क्या किया कि जो एसएससी से पैसा आता है वो कैश में ले, पहली बात तो कैश में लेना अलाउड नहीं होता, चेक ही ले सकते हो आप। दूसरा, चलो उन्होंने कैश लेके क्या किया, उससे एसी लगवा गवर्नमेंट से बिना पूछे, तो ये खर्चा ऐसे कैसे कर दिया? आपको चेक करना है कि कोई भी खर्चा हो तो पहले उसके लिए बजट जरूर, तो चेक वेदर द मनी विच हैड बीन स्पेंट वर लीगली अवेलेबल फॉर द पर्पज, एंड जिस पर्पज के लिए वो मनी का बजट जारी हुआ था, ठीक है, वहीं खर्च होना चाहिए। देयर शुड बी नो डाइवर्जन ऑफ फंड। जिस पर्पज के लिए फंड जारी हुआ था, बजट जारी हुआ था, खर्चा वहीं होना चाहिए। सरकार ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, जो लोअर लेवल अथॉरिटीज हैं वो ज्यादा चौधरी पाकने की कोशिश ना करें। ये कैग को चेक करना है, और चेक करना है कि जो एक्सपेंडिचर है क्या वो उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी या कंट्रोलिंग अथॉरिटी के दायरे में आता है जिसकी सैंक्शन से खर्चा हुआ, यानी कि कोई भी खर्चा हुआ तो चेक कीजिए क्या उसका बजट था। दूसरा, जिस पर्पज के लिए बजट जारी हुआ था उसी मद में वो खर्चा होना चाहिए, अन्य किसी मद में खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर एससी की शिक्षा हेतु कोई बजट जारी हुआ था, एससी की स्कॉलरशिप हेतु कोई बजट जारी हुआ था, तो उसको वीमेन के भले के लिए खर्च किया नहीं जा सकता।
विमेन के लिए कोई बजट जारी हुआ था तो उससे बच्चों पे खर्च किया नहीं जा सकता। तो चेक कीजिए खर्चे करने से पहले बजट बना था क्या। दूसरा, जिस पर्पज के लिए वो बजट था, जिस पर्पज के लिए खर्चा किया जाना था, उसी पर्पज में खर्च हुआ क्या। और तीसरा, खर्चा जिस अथॉरिटी से सैंक्शन कराया गया, क्या उसके पास ये अथॉरिटी थी, यानी कि क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सैंक्शन लिया गया या नहीं, ये चेक करना। ये जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट का पॉइंट नंबर ए था। पॉइंट नंबर बी है, ऑडिटर को यानी कि कैट को ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है उन सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो कि कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड है। कंटिंजेंसी फंड लाइक कोरोना, लाइक फ्लड फंड, फ्लड रिलीफ फंड जो होते हैं, जो आपदा के टाइम डिजास्टर रिलीफ फंड खुलते हैं, ठीक है, केयर्स खुला हुआ है यानी कोरोना के लिए, इसके ऊपर कैट को रिपोर्टिंग करनी है कि इसमें जो पैसा रिसीव हुआ वो सही तरीके से हुआ और इसमें से जो खर्चा हुआ वो सही से हुआ या नहीं हुआ। कहीं आम जनता से आपने कोरोना के नाम पे पैसा ले लिया, टाटा कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए दिए थे, जिंदल कंपनी हिसार ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, वो पैसा जो है आईसीएआई ने हमारी 21 करोड़ रुपए दिए थे, वो पैसा जहां खर्च करना चाहिए वहीं खर्च हुआ या नहीं। तीसरा, आपको चेक करना है और रिपोर्टिंग करनी है ऑन ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द अदर सब्सिडरी अकाउंट, यानी का आपके जो भी कोई और लेजर अकाउंट्स हैं उनको आपको चेक करना है, जो भी बड़े लेजर अकाउंट्स हैं। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी नंबर 2 है कि ऑडिटर ऑडिट करे और रिपोर्ट करे खर्चों पर। जो आपके खर्चे हैं उनके लिए बजट जारी हुआ, जिस पर्पज के लिए वो खर्चों का बजट जारी हुआ उसी मद में खर्च हुआ, और क्या जिस अथॉरिटी ने सैंक्शन किया उसके पास पावर थी या नहीं थी। सेकंड, आपको चेक करना है कि कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट का जो पैसा है उसकी सही से अकाउंटिंग हुई हो, उसका सही से सारा मैनेजमेंट हुआ। और थर्ड, आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और अदर सब्सिडरी अकाउंट है उसको चेक। Audit of receipt and expenditure. Audit of receipt and expenditure. Where any body or authority substantially financed. Third point में audit of receipt of expenditure of that body or that authority which is substantially financed by the grant or loan from the consolidated fund of India, state or the union territory. तो आपको थर्ड पॉइंट में ऑडिट करनी है receipt and expenditure of those bodies which are substantially financed by the grant or the loan by the center or the state or the union territory. इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, क्या को चेक करना है कि जो अथॉरिटी है जिसको ये पैसा मिला, जिसको सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग दी गई, उसका पूरा पूरा रिसीट और एक्सपेंडिचर। क्या कहूं मैं कि जिस अथॉरिटी को पैसा दिया गया, उस अथॉरिटी को जो पैसा दिया गया सिर्फ उसकी ऑडिट करनी है, पूरी उसकी अथॉरिटी की गोभी खोदेंगे। मतलब हम उस अथॉरिटी को जो पैसा दिया गया सिर्फ उसकी ऑडिट करें या उस अथॉरिटी को पूरा थोरोली ऑडिट करें? थोरोली ऑडिट करनी है। थोरोली ऑडिट करनी, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसे ऑडिट करना है जैसे कि ये सरकार का ही एक अंग, सरकार से अलग ना। क्यों अलग ना हो, क्यों हम इसको पूरा पूरा ऑडिट कर रहे हैं जैसे सरकार का डिपार्टमेंट मान के? क्योंकि सब्सटेंशियली फाइनेंस बॉडी। क्या मतलब है सब्सटेंशियल फाइनेंस बॉडी का? जिसको कम से कम 25 लाख रुपए की ग्रांट मिली हो और जिस बॉडी के खर्चों का एटलीस्ट 75% गवर्नमेंट की इस ग्रांट से या गवर्नमेंट के इस लोन से खर्च हुआ हो, जिस बॉडी के पास 25 लाख रुपए की कम से कम ग्रांट गई हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट, और जिस बॉडी के एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंस हुए हो गवर्नमेंट की ग्रांट से या गवर्नमेंट की लोन से, तो वो गवर्नमेंट का एक टाइप का डिपार्टमेंट ही हो गया, वो गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी हो गई एक टाइप से। और इस अथॉरिटी
इस बॉडी के आपको अकाउंट चेक करने हैं एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो पहली ड्यूटी है कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट की, बट आज वो ड्यूटी खत्म हो चुकी है। उसकी जगह है टू रेंडर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड रीजनेबल असिस्टेंस टू द सेंटर, स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। दूसरी ड्यूटी है कि आप जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट में एक्सपेंडिचर की ऑडिट के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं उन्होंने, कि आप एक्सपेंडिचर की ऑडिट कीजिए, आप कॉन्टिजेंसी फंड्स की ऑडिट कीजिए, और आप जो फाइनल अकाउंट्स है उनकी ऑडिट कीजिए। तीसरा जो पॉइंट ऑडिट में जो ड्यूटी ऑफ कैग है वो है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की ऑडिट ऑफ दैट बॉडी और द अथॉरिटी व्हिच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द ग्रांट और द लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। उसके बाद है इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे ग्रांट और लोन बांटती है। अगर किसी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का ग्रांट दिया, किसी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पे दिए, बट उस अथॉरिटी के टोटल खर्चे में ये 5,000 करोड़ 25% हिस्सा ही रखते हैं, 10% हिस्सा ही रखते हैं, 40% हिस्सा ही रखते हैं, तो क्या वो बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस कहलाएगी? किसी बॉडी को गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए दिए, बट उस बॉडी के टोटल खर्चों में से ये ग्रांट का जो पैसा है वो 30-40% ही बनता है, 75% नहीं बनता, तो क्या वो बॉडी या वो अथॉरिटी या फिर वो संस्था सब्सटेंशियली फाइनेंस कहलाएगी? नो सर। नहीं, बट उसको पैसा तो बहुत बड़ा दिया है सरकार ने। तो उसके लिए हमने पॉइंट नंबर 4 डाला, वेयर एनी ग्रांट इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज फ्रॉम द फंड ऑफ इंडिया और द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, जहां पर गवर्नमेंट के फंड से किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लोन या ग्रांट दी, किसे दी? किसी भी अथॉरिटी को जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो चाहे ना हो, नॉट बीइंग अ फॉरेन स्टेट और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये एक फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दी है तो उसको कैग नहीं, उसे एक अलग से अथॉरिटी होती है जो ऑडिट करती है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर ग्रांट दी गई है किसी को भी फॉर स्पेसिफिक पर्पज अदर देन द ग्रांट टू द फॉरेन स्टेट, लाइक नेपाल को हम बहुत सारी ग्रांट देते हैं, भूटान को बहुत सारी ग्रांट देते हैं, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रांट दी गई है उनको छोड़कर अगर किसी को भी ग्रांट दी गई है, तो कैग शेल उखाड़ेगा पत्ता पत्ता, पन्ना पन्ना, प्रोसीजर देखेगा कि क्या ग्रांट और लोन देने के पहले क्राइटेरिया चेक करना होता है, वो क्राइटेरिया पूरा हुआ क्या? सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने ग्रांट देने से पहले क्राइटेरिया पूरा करवाना होता है, वो क्राइटेरिया पूरा करवाया क्या? ठीक है, और जिस पर्पज के लिए लोन दिया गया था उस पर्पज के लिए खर्च हुआ ना, जिस पर्पज के लिए ग्रांट दी गई थी उस पर्पज के लिए तो खर्च हुआ ना। और इस पर्पज के लिए कैग के पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है प्रीवियस नोटिस देकर बुक्स अकाउंट्स ऑफ दैट बॉडी और द अथॉरिटी। तो सरकार ने अगर किसी भी बॉडी, अथॉरिटी, एनजीओ को पैसे दिए, ग्रांट दिए हैं, तो कैग उसकी ऑडिट करेगा और कैग चेक करेगा कि जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल हुआ हो, उसके बाद ही पैसा जारी किया गया हो, और जो पैसा है वो उसी पर्पज में खर्च हुआ हो जिस स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया था। इस पर्पज के लिए कैग के पास राइट होगा एक्सेस का बुक्स अकाउंट्स ऑफ दैट अथॉरिटी। अगली ड्यूटी है कैग की रिसिप्ट्स को ऑडिट करें। कैग की ड्यूटी बनती है कि सारी रिसिप्ट को ऑडिट करें which are payable into the consolidated fund, और चेक करे, क्या चेक करे कि रूल और प्रोसीजर सही ढंग के बना रखे हो, इस तरीके के हो कि गुड इंटरनल कंट्रोल हो। किस चीज पर गुड इंटरनल कंट्रोल हो? ऑन द करेक्ट असेसमेंट, करेक्ट कलेक्शन एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ द रेवेन्यू। आपको इंश्योर करना है रिसिप्ट की ऑडिट में कि देयर मस्ट बी प्रॉपर पॉलिसी ऑफ करेक्ट असेसमेंट, सही से कैलकुलेशन की जाए टैक्सेज वगैरह की, फीस की, करेक्ट कलेक्शन की बढ़िया पॉलिसी हो, गुड इंटरनल कंट्रोल हो कलेक्शन पर, और फिर बंटवारा जैसे आपको पता ही है सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, उसका सही बंटवारा जो पैसा, ये चेक करना है कैग को कि ये सब सही से हो, और उसके लिए वो अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकता है जितना उसको ठीक लगे और अपनी रिपोर्ट बना के देगा। छठी ड्यूटी बनती है कैग की, 5 ड्यूटी हम अभी तक कर चुके हैं। पहली ड्यूटी थी कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट की, दूसरी ड्यूटी थी आपकी
जनरल प्रोविजन यानी कि एक्सपेंडिचर चेक करे, कंसोलिडेटेड फंड चेक करे और फाइनल अकाउंट चेक करे। तीसरी ड्यूटी थी हमारे कैग साहब की सर ऑडिट करना, रिसीट और एक्सपेंडिचर सारा कुछ चेक करना उस हर अथॉरिटी का जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो बाय द गवर्नमेंट ग्रांट और लोन। चौथा गवर्नमेंट के ग्रांट और लोन को चेक करना। पांचवा गवर्नमेंट के जो रिसीट साइड है उसको चेक करना। छठी ऑडिट ड्यूटी बनती है कैग की कि वो अकाउंट्स चेक करे, स्टोर के, इन्वेंट्री के, इनके रिकॉर्ड सही से चेक करे। जो स्टॉक रजिस्टर है गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स के पास, राशन डिपोज में अनाज जाता है, सरकारी एजेंसी पहले अनाज खरीदती है, तो दे मस्ट हैव बीन यूजिंग द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कितना धान आया, कितना धान गया, किसकी रिक्वेस्ट पे खरीदा गया, किसके ऑर्डर से खरीदा गया, किसकी रिक्वेस्ट पे वो सामान अनाज निकला, ये सब आपको चेक करना है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट को किस नाम से जाना जाता है? कल नाम आया था ना, बताओ जल्दी। कमर्शियल ऑडिट। सातवीं ड्यूटी है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड द कॉर्पोरेशन लाइक LIC। ठीक है, इनकी ऑडिट जो है वो एज पर कंपनी एक्ट करवाए, कैग कंपनी एक्ट को फॉलो करवाते हुए करवाए। कैग यहाँ पर खुद ऑडिट करने की बजाय ऑडिटर अपॉइंट करे अंडर द कंपनी एक्ट और उस ऑडिटर को डायरेक्ट करे कि इस तरीके से ऑडिटर आपको ऑडिट करने, और उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकता है कैग। और आपको याद होगा कि गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट में जो ऑडिटर यानी CA होता है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड को देता है या शेयर होल्डर को देता है? CAG को सबमिट करता है सर। हाँ सर, पागल मत बनाओ, CAG को देता है। CAG बोर्ड को देते हैं और वो शेयर होल्डर्स के पास जाती है। दूसरा, फिर CAG इस रिपोर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने ऑब्जर्वेशन वगैरह और डाल के एनुअल रिपोर्ट भी बना देता है, और वो एनुअल रिपोर्ट कैग किसके पास भेजता है? प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर आगे पेश करते हैं इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में। तो आपको चेक करना है कि ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, कैग की ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे कि जो उसने ऑडिटर अपॉइंट किया उसने ढंग से ऑडिट की ना। कैग को जरूरी लगे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट कर सकता है, करवा सकता है। ठीक है, और कैग की ड्यूटी बनती है कि जो उसने डायरेक्शंस दी थी, ऑडिटर ने इस डायरेक्शंस को कंपाइल किया क्या ड्यूरिंग द ऑडिट, और क्या एक्शन उसने लिए कैग की डायरेक्शंस के ऊपर। ठीक है, और क्या इसका इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो चेक करे कैग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि उसने क्या डायरेक्शन ली थी, उसने क्या डायरेक्शन दी थी ऑडिटर को, डायरेक्टर की कैग की उस डायरेक्शन को ऑडिटर ने कैसे कंपाइल किया और उसका इम्पैक्ट क्या था। ये सब हमने कंपनी ऑडिट में काफी अच्छे से किया। तो ये ऑडिटर की 7 ड्यूटी थी कैग की। छठी और सातवीं ड्यूटी में आपका था ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एंड कमर्शियल। अब कैग के पास पावर्स क्या क्या है? कैग के पास पावर है छापा मारने की, धापा मारने की। कैग के पास पावर है कहीं पर भी छापा धापा मार सकता है। कहाँ? एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट जो भी यूनियन या स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कंट्रोल में, इंक्लूडिंग हर उस ऑफिस में छापा मार सकता है जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर डाटा एंट्री। जहां पर इनिशियल अकाउंट्स तैयार हुए थे, उन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के ऑफिस में भी छापा मार सकता है, यानी कि लोवेस्ट जो ऑफिस है सरकार के वहां पर भी छापा मार सकता है। तो कैग की पहली पावर है हर जगह छापा धापा मारने की पावर। दूसरा, अरे रे रे अकाउंट्स दो, बुक्स दो, पेपर दो, ये दो वो दो, जो जो मैं मांगू सब कुछ दो और इधर पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो, ट्रक में भर के पहुंचा दो, लारी में भर के पहुंचा दो, ऑटो में भर के पहुंचा दो, जो भी बुक्स में मांग रहा हूं जल्दी पहुंचा दो वरना डिस्क्लेमर मार दूंगा। तो कैग के पास पहली पावर है छापा मारने की, इंस्पेक्ट करने की, विजिट करने की। दूसरी पावर है एक्सेस ऑफ अकाउंट्स बुक, अदर बुक्स, पेपर, डॉक्यूमेंट विच एवर ही कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तीसरा है, मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे,
क्वेश्चनिंग का राइट, इंक्वायरी करने का राइट। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, दो। ठीक है, और जो भी इंचार्ज होंगे उन ऑफिस के, उनको देनी पड़ेगी। कैग जो है वो विजिट कर सकता है, छापे धापे मार सकता है, ठीक है, एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, कोई भी बुक्स अकाउंट, अदर बुक्स रिकॉर्ड्स का एक्सेस डिमांड कर सकता है और उनको पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर सकता है कि इस स्थान पे इनको पहुंचाया जाए। कैग जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, विच एवर इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। और इसके अलावा कैग के पास एक जो अलग पावर, ये तो हमारे कंपनी ऑडिटर के पास भी तीनों पावर थी, बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करने की, अदर रिकॉर्ड एक्सेस करने की, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगने की, क्वेश्चनिंग की और विजिट करने की। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्पेशल पावर है कैग के पास। कैग को लग रहा है कि उसके पास टाइम कम है, तो कैग हैज द पावर टू डिस्पेंस विद। क्या मतलब होता है डिस्पेंस विद का? एनीवन? कुछ लीव कर देना। हाँ जी, कुछ लीव कर। डिस्पेंस विद का मतलब टू लीव सम। कैग के पास महा पावर है कि वो किसी पार्टिकुलर एरिया में डिटेल्ड ऑडिट की, वैसे चाहे एक परिपाटी बनती थी, कस्टम बनती थी, एक परंपरा थी, बट उसको वो छोड़ सकता है। कैग बहुत समझदार है, कैग हाईली क्वालिफाइड। तो अगर उसको लग रहा है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी है, ही कैन लीव एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट और वहां पर लिमिटेड चेक लगा सकता है। लिमिटेड चेक का मतलब कि उसने वहां पर कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन, बहुत ही कम ट्रांजैक्शन चेक कर ली जो कैग को ठीक लगती है। यानी कैग के पास पावर है कि ही कैन इंजॉय फ्लेक्सिबल शेड्यूल, ही कैन चेंज द ट्रेडिशन। और कैग ने किया है तो समर्थ है, ये सब करने में कैपेबल है, क्वालिफाइड है। और समर्थ को कोई दोष नहीं लगाता, समर्थ को दोष नहीं लगता। ठीक है, गंगा में पवित्र है, पवित्र सारा जल बहता है, बट गंगा को फिर भी लोग देवी की तरह पूजते हैं, वहां पर अपने पूर्वजों की राख और फूल बिखेर के आते हैं। देखिए यही कैग की बात। तो कैग के पास 4 पावर है। वो इंस्पेक्ट कर सकता है, छापे दापे एक्सेस कर सकता है कोई भी बुक्स रिकॉर्ड, और वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, और वो किसी भी एरिया में डिटेल्ड ऑडिट की चाहे एक लंबी परंपरा उसको छोड़ सकता है, उसको दकियानुसी परंपरा बताते हुए छोड़ सकता है। कैग के पास ये पावर है। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, एक तो हमें एक्सपेंडिचर ऑडिट करना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये काफी बड़ी है। आज हम एक ही सेशन लेंगे तो ये हो नहीं पाएगी। और आगे हमें एक्सपेंडिचर ऑडिट के बाद क्या करना है, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट करना है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट आज हम करेंगे। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट में हमें क्या चेक करना होता है, करेक्ट असेसमेंट हो, करेक्ट कलेक्शन हो, और टाइमली वो और प्रॉपर गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो चेक कीजिए कि जितना भी गवर्नमेंट का पैसा है वो करेक्ट असली असेस हुआ हो, कैलकुलेट हुआ हो, करेक्टली रिलाइज हुआ हो और वो गवर्नमेंट के खातों में पहुंच गया हो। दूसरा आपको क्या चेक करना है, दूसरा आपको चेक करना है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बना रखी है इंटरनल कंट्रोल की, वो इंटरनल कंट्रोल करेक्ट असेसमेंट, करेक्ट कलेक्शन के लिए वो साउंड है या नहीं है। तीसरा, वो इंटरनल कंट्रोल सिर्फ बनाया गया या इंप्लीमेंट भी किया गया। 2 चीजें चेक करनी है कि इंटरनल कंट्रोल रूल रेगुलेशन क्या बने, और दूसरा आपको चेक करना है कि क्या वो रूल रेगुलेशन एक्चुअली में अप्लाई हो रहे हैं नहीं। इसको बोलते हैं ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपको चेक करना है व्हाट आर द वेरियस रूल्स रेगुलेशन टू इंश्योर control over the assessment collection and the proper allocation, and whether these rules regulation are being properly carried out or not. तो 3 पॉइंट हो गए। चेक करो कि करेक्ट असेसमेंट रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, इंटरनल कंट्रोल इस पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है और वो ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली एट ऑल द टाइम्स, या पूरे साल में कुछ टाइम ही वो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको चेक करना है कि एडिक्वेट कंट्रोल हो। चेक का मतलब जहां पे भी आए उसका मतलब एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ताकि प्रॉम्प्ट का मतलब फटाफट डिटेक्शन की जा सके इरेगुलरिटीज। डबल रिफंड जारी कर दिया, पैसे खा के असेसी को डबल रिफंड दिए जा रहे हैं। अच्छा,
जिसका रिफंड बनना नहीं था या जिसको कोई रिफंड दिया ही नहीं उसका रिफंड दिखा दिया, अदर लॉस ऑफ रेवेन्यू किया, पैसे दबा लिए, एम्बेजलमेंट किया, जानबूझ के आपने कोई टैक्स जो है वो लेवी नहीं किया या उसको जानबूझ के कलेक्ट नहीं किया क्योंकि आपने रिश्वत खा ली थी, आपने धक्के काम के रिफंड जारी कर दिए, ये सब आपको चेक करना है। यानी कि आपको ऑडिट ऑफ रिसिप्ट में चेक करना है करेक्ट असेसमेंट वगैरह, इंटरनल कंट्रोल क्या है और इंटरनल कंट्रोल कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, और फ्रॉड के स्पेशल केसेज आपको ऑडिट ऑफ रिसिप्ट में चेक करना है। पांचवा पॉइंट है जो आपको चेक करना है कि इंटरनल प्रोसीजर जो है वो सही हो फॉर रेगुलर अकाउंट, अकाउंटिंग सही से हो, और आपको ना जनरल पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, पर्टिकुलर केसेज पर नहीं। जीएसटी के किसी इंडिविजुअल केस को क्या ऑडिट नहीं करेगा, जीएसटी की जनरल प्रोसीजर को चेक करेगा कि इनका जो जीएसटी का एक जनरल प्लान है असेसमेंट का, डिमांड रेज करने का, कलेक्शन का, वो सही है। यानी इंडिविजुअल केसेज कैग तभी चेक करेगा जब उसको बहुत जरूरी लगे या फिर वो देखना चाह रहा है कि इनकी विभागीय प्रक्रिया क्या है। तो अकाउंटिंग आपको चेक करनी है कि प्रॉपर, और जनरल जो केसेज है, जनरल जो रेफरेंस है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट पॉइंट है रिसिप्ट में आपको चेक, ये पॉइंट जनरल है वैसे, इसमें कह रहा है कि टेस्ट चेकिंग किस हद तक करनी है वो कैग स्वयं डिसीजन लेगा। टेस्ट चेकिंग का जो लेवल है वो कैग स्वयं डिसाइड करेगा कि टेस्ट चेकिंग का लेवल क्या हो, और जो कैग ने डिसाइड कर दिया वो बस कर दिया डिसाइड, कैग ने जो कह दिया सो कह दिया। और कैग ने जो सब डिसाइड किया होगा तो बहुत सोच समझकर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया होगा, लाइक रैंडम सैंपलिंग वगैरह जो भी उसने डिसाइड किया है, तो उसने पहले देखा होगा कि कितनी जरूरत है चेकिंग की, कितना करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इस पार्टिकुलर एक्टिविटी की, और कितना टाइम हमें इसको ऑडिट करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए। जो भी कैग का डिसीजन होगा डिग्री ऑफ टेस्ट चेकिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट चेकिंग पर वो फाइनल होगा। जो भी इनकी मैकेनिज्म होगी वो फाइनल होगी। वैसे एक मैकेनिज्म होती है इनकी